आज मैं आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो बड़ी शानदार दोस्तों आ गई। ध्रुव राठी, हम इसकी पहली स्कैम वाली वीडियो नहीं बना सके, देख सके पूरी तरह। ये आगे वीडियो ये हमारे थे चढ़ गई है। ये स्कैम ही है लेकिन ज़्यादा फार्मा पर, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम द फार्मा फाइल्स, मतलब उसमें सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री की फाइलें ये खोलने जा रहा है। बाकी तो ये और भी इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वाली वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू इज नॉट ओनली द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया बट दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये कोई एक घोटाला नहीं है बल्कि ये घोटालों का भंडार है जिसके अंदर कई सारे छोटे बड़े स्कैम्स छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर सीधे तौर पर जनता के पैसे की चोरी करी गई है, तो कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर अनवर्दी कंपनीज को सरकारी टेंडर्स दिए गए हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पर टैक्स चोरी करने वाली कंपनीज को खुलेआम चोरी करने दी गई, तो कुछ ऐसे केसेस जहां पर कंपनी से हफ्ता वसूली करी गई। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी घोटाले हैं जहां पर आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेला गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, ध्रुव राठी एकेडमी पर अब मेरा तीसरा कोर्स लॉन्च हो गया है दोस्तों, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। अगर आप YouTube को एक पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। इस 7.5 घंटे के हिंदी के कोर्स में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाता हूं जिनकी आपको जरूरत है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक कूपन कोड के साथ। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन सोचकर देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान खराब क्वालिटी दवाइयों की वजह से मरता है तो क्या आप इसे भगवान की मर्जी कहोगे? इमेजिन करके देखो, अगर सरकारी रेगुलेटर्स किसी कंपनी की खराब क्वालिटी की दवाइयों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से लोग मारे जाते हैं, सुनकर लगेगा कि ये किसी डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म का प्लॉट हो। लेकिन अफसोस, ये सच्चाई है दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखो जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पुला ने लिखा था और इसे पब्लिश किया गया था लाइव मिंट में दिसंबर 2021 में। ये रिपोर्ट हमें 9 मई 2021 का एक किस्सा सुनाती है। देश में कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आती है नर्सिंग स्टाफ से। कॉल पर इन्हें बताया जाता है कि 2 पेशेंट्स में बड़े अजीबोगरीब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार के मारे वो कांप रहे हैं और अचानक से उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे गिर गया है। इन दोनों पेशेंट्स को एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का पहला शॉट दिया गया था और ये रिएक्शन सिर्फ 1 घंटे के बाद उनमें देखने को मिला। कमाल की बात यह थी कि इकलौता इंसिडेंट नहीं था। कुछ ही दिन पहले जितेंद्र पाल ने देखा था सेम चीज हो रही थी लाइफलाइन हॉस्पिटल के 4 पेशेंट्स के साथ। इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला इन दोनों हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सेम दवाई का बैच दिया गया था, बैच V100167। इसे गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। इस दवाई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोक्योर किया था इस कंपनी से, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि पेशेंट्स में रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स ने इस बैच की दवाई को यूज करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने फैमिलीज को बताया कि वो कोविड पेशेंट्स के लिए एक दूसरे ब्रांड की दवाई इस्तेमाल करें। जितेंद्र पाल ने लाइव मिंट को बताया कि एक बार उन्होंने ये दवाई यूज करनी बंद करी तो पेशेंट की कंडीशंस इंप्रूव हो गई। लेकिन सिमिलर कहानियां उत्तर प्रदेश के कई सारे और हॉस्पिटल से भी आ रही थी। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और वाराणसी का आशीर्वाद एंड एपेक्स हॉस्पिटल। 7 और 9 मई के बीच डॉक्टर अनुज कुमार, जो एक और हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन्होंने भी सेम चीज रिपोर्ट करी। 5 पेशेंट्स जिन्होंने इस कंपनी की रेमडेसिविर खरीदी थी V100156 बैच की, उन्हें अचानक से फीवर हो गया और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि इवन दो कोविड के सिम्टम्स सिमिलर थे, लेकिन यहां पर यह बताना काफी आसान था कि दवाई की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद बाकी और स्टेट से भी ऐसी खबरें आने लगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पेशेंट्स रेमडेसिविर लेने के बाद और बीमार पड़ जा रहे थे। इन सभी दवाइयों के बैचेस एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। V100153, 156, 166, 167, 170 या फिर L100148। इन सभी केसेस में एक ही कंपनी ने इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया था, कैडिला। सरकारी ओन्ड प्रोक्योरमेंट कंपनीज थी जिन्होंने इन दवाइयों को खरीदा था।
ढेर सारे हॉस्पिटल्स ने इस चीज को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट रेगुलेटर्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं। सिर्फ बिहार के रेगुलेटर ने यहां पर एक रेड फ्लैग रेज किया। इन्होंने इस कंपनी की V100167 बैच की दवाइयों को टेस्ट कराया और पता चला कि एक्चुअली में इन दवाइयों में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे, वो कंपाउंड्स जिनकी वजह से इंसानों को फीवर हो सकता है और एक्सेस में लिया जाए तो सेप्टिक शॉक भी लग सकता है। जब ये बात सामने आई तो अक्टूबर में पटना सिविल कोर्ट में केस भी फाइल किया गया इस कंपनी के अगेंस्ट। बात यहां पर यह है कि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में लोकेटेड थी और गुजरात FDCA की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये चेक किया जाए कि इस कंपनी की सारी दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रही हैं या नहीं कर रही। इन्होंने ही एक्चुअली में लाइसेंस दिया था इस कंपनी को ये दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए। और जब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि इनकी कुछ दवाइयां सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, तो बिहार के रेगुलेटर ने गुजरात की FDCA को भी इन्फॉर्म किया था और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टेस्ट करना इन बैचेस को, लेकिन इन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं करी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ गुजरात रेगुलेटरी लैब ने मिंट को बताया कि जो खराब दवाइयों के बैचेस थे वो इनकी लैब में कभी पहुंच ही नहीं पाए टेस्टिंग के लिए। गुजरात FDCA के कमिश्नर से बार बार सवाल किया गया कि इनके डिपार्टमेंट ने दवाइयों की टेस्टिंग क्यों नहीं करी, लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं आया। देश के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के अनुसार हर एक खराब बोतल इस दवाई की उसे वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं कि गुजरात के FDCA ने उन दवाइयों को वापस लिया हो। इस कंपनी कैडिला के स्पोक्स पर्सन से जब सवाल किया गया इन सारी रिपोर्ट्स को लेकर तो उन्होंने इन सारी चीजों को डिनाई किया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए। ये सब होने से 6 महीने पहले नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अप्रैल 2021 की सरकार की प्रेस रिलीज को देखिए। इस दवाई को ओरिजिनली एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था और इंडिया में 7 इंडियन कंपनीज को इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था। अब आप पूछोगे दोस्तों कि इस सब का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। लेकिन वो कनेक्शन बताने से पहले आप ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ लो। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO के इस एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात FDCA के द्वारा। चौथा, 5 अलग अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई के खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे, ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात FDCA ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी, और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। मैं सिर्फ एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या? इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए जो उस वक्त राजस्थान में पावर में थी, और 8 करोड़ रुपए बीजेपी की एलआई SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी डोनेट किए जो 2019 से सिक्किम में पावर में है। इस पॉलिटिकल पार्टी को तो 5 कंपनी से डोनेशंस मिली थी और उनमें से 4 कंपनीज फार्मा कंपनीज थी। सिक्किम को एक फार्मा हब कंसिडर किया जाता है और देखकर लगता है कि SKM ने भी इसका पूरा फायदा उठाया। जाइडस कैडिला भी दोस्तों इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है, इसके अलावा एक फार्मा कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसे 2022 और 2023 के बीच में 5 नोटिस दिए गए सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की वजह से। इनमें से 4 नोटिस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे। इस कंपनी की जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की दवाई थी उसे सब स्टैंडर्ड बताया गया। और अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा के जरिए जानते हैं कि इस कंपनी ने 9.75 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी नवंबर 2022 में, और इन सारी बॉन्ड्स को बीजेपी ने इनकैश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी कुछ साल पहले। मैं पूछना चाहूंगा, क्या यही है आपका फिट इंडिया? एक और गुजरात बेस्ड कंपनी को देखिए, टोरेंट फार्मा नाम से। इसकी एंटी प्लेटलेट दवाई डेप्लाट 150 ने सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट फेल कर दिया था। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खराब क्वालिटी का बताया 2018 में।
अक्टूबर 2019 में अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस कंपनी को वार्निंग दी कि बार बार इनकी क्वालिटी रिलेटेड फेलियर्स हो रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और आगे क्या देखने को मिला, मई 2019 और जनवरी 2024 के बीच में इस कंपनी ने 77.5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। इसमें से मेजॉरिटी पैसा 61 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गया। अमेरिका तक ने जब इस कंपनी की दवाइयों को लेकर वार्निंग दी थी तो इंडियन अथॉरिटीज को कम से कम इंस्पेक्शन तो करना चाहिए था, लेकिन गुजरात में मौजूद बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक और मेजर फार्मा कंपनी सिप्ला को 4 शो कॉज नोटिस मिले उनकी दवाइयों को लेकर। अगस्त 2018 में जब एक इंस्पेक्शन किया गया तो इस कंपनी का एक आरसी कफ सिरप था जो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाया। जुलाई 2021 में इसे नोटिस मिले 2 बार अपनी रेमडेसिविर दवाई को लेकर। इसमें पाया गया कि इनकी रेमडेसिविर दवाइयों में रेमडेसिविर की सफिशिएंट क्वांटिटी ही मौजूद नहीं थी। अब हमें क्या पता चलता है, इस कंपनी ने 39.2 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, जिसमें से 37 करोड़ रुपीस चंदा बीजेपी के पास गया और 2.2 करोड़ रुपीस चंदा कांग्रेस के पास गया। जिस टाइम पर इस मुंबई बेस्ड कंपनी ने अपनी बॉन्ड्स खरीदी थी उन डेट्स को देखकर भी आप क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे। जुलाई 2019 और अक्टूबर 2019 में इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, लेकिन नवंबर 2019 में बीजेपी पावर से हट जाती है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं जून 2022 तक। उसके बाद बीजेपी की कोलिशन सरकार दोबारा से बनती है और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, इस कंपनी ने नवंबर 2022 में दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए। चंदा दो धंधा लो, ये जो स्कीम है यहां पर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का सिर्फ एक हिस्सा है। आपको लगेगा कि चलो क्या जा रहा है हमारा, किसी कंपनी ने चंदा दे दिया और उसे धंधा मिल गया, उसके बदले बाकी कंपनियों का नुकसान हुआ, हमारा क्या जाता है। कुछ लोग तो ये भी सोचेंगे कि जनता का पैसा है, थोड़ा सा लूट लिया होगा कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर, हमें क्या। लेकिन क्या आपकी हिम्मत है इस केस को सुनकर भी आप कहो हमें क्या। एक कफ सिरप की दवाई ना सिर्फ एडल्ट्स को दी जाती है बल्कि बच्चों को भी दी जाती है जिनकी 6 साल से ऊपर की उम्र होती है। दिसंबर 2022 की इस खबर को देखिए, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई खराब क्वालिटी कफ सिरप पीने की वजह से। अगले महीने जनवरी 2023 में WHO ने इन बच्चों की मौत को 2 कंटेमिनेटेड कफ सिरप से लिंक किया, एब्रोनोल सिरप और DOK1 मैक्स सिरप। लेबोरेटरी एनालिसिस करी गई तो पता लगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत ही हाई अमाउंट मौजूद है डाइथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इन दोनों कफ सिरप्स को मैन्युफैक्चर किया गया था उत्तर प्रदेश में मौजूद एक कंपनी के द्वारा, मैरियन बायोटेक, और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्वारा मैक्स मेडिकल के द्वारा उज्बेकिस्तान में। लेकिन उज्बेकिस्तान इकलौता ऐसा केस नहीं था। इन खबरों को देखिए, गाम्बिया और कैमरून में भी कंटेमिनेटेड कफ सिरप्स की वजह से बच्चों की मौत हुई। मैरियन बायोटेक के अलावा 2 और इंडियन कंपनीज का नाम यहां पर आता है, हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स और मध्य प्रदेश बेस्ड रेमान लैब्स। टोटल में 141 बच्चों की मौत हुई और मैरियन बायोटेक कफ सिरप का यहां पर रिलेशन 68 बच्चों की मौत से है। अब उज्बेकिस्तान में जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या एक्शन लिया गया उनकी सरकार के द्वारा। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सारे ड्रग्स को बैन कर दिया जो इंपोर्ट किए जा रहे थे इस क्वारा मैक्स के द्वारा। जनवरी 2023 में उनके कोर्ट ने इस क्वारा मैक्स मेडिकल का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। ये डिसाइड किया गया कि जितने भी और बची हुई दवाइयां इस कंपनी के द्वारा उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वहां के कोर्ट ने 23 लोगों को जेल की भी सजा दी। 2 से 20 साल तक की जेल दी गई इन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल थे इसके पीछे। इनमें से एक इंसान थे रघवेंद्र प्रताप सिंह जो इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे क्वारा मैक्स के। इन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करी गई सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 22 सैंपल्स इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कफ सिरप्स के टेस्ट किए गए और पाया गया कि वो एडल्टरेटेड थे। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि मैरियन बायोटेक जो प्रोपिलीन इंग्रेडिएंट खरीद रही थी वो माया केमटेक इंडिया नाम की कंपनी से खरीद रही थी और इस कंपनी के पास फार्मास्यूटिकल ग्रेड मटेरियल्स बेचने का लाइसेंस तक नहीं था। इसे सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रेड का लाइसेंस दिया गया था। फर्क यहां पर यह है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक्चुअली में टॉक्सिक होता है इंसानों के लिए। लिक्विड डिटर्जेंट्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंट्स या कोटिंग्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। माया केमटेक ने अपने डिफेंस में यहां पर कहा कि हमें पता नहीं था कि ये दूसरी कंपनी हमारे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को एक्चुअली में कफ सिरप्स में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैरियन बायोटेक ने ऐसा आखिर किया क्यों? उस वक्त के जो हेड ऑफ ऑपरेशंस थे इस कंपनी के, तुहिन भट्टाचार्य, उन्होंने रॉयटर्स को कन्फेस किया कि कंपनी एक्चुअली में 10 सालों से ज्यादा से इन कफ सिरप्स को एक्सपोर्ट कर रही थी और इन 10 सालों में इन्होंने कभी अपने प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को टेस्ट नहीं किया था। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने मैरियन बायोटेक का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो दिसंबर 2022 में ही सस्पेंड कर दिया था। उत्तर प्रदेश की अथॉरिटीज ने इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल किया मार्च 2023 में। 3 एम्प्लॉयज को अरेस्ट भी किया गया। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर
डायरेक्टर्स सचिन जैन और जया जैन के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च की गई। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी में एक ट्विस्ट। उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर विजय कुमार बताते हैं कि इनके 3 एम्प्लॉयज को बाद में बेल पर रिलीज कर दिया गया। अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर देता है सचिन जैन और जया जैन को लेकर, अनलेस इनके खिलाफ कन्विक्शन हो पुलिस इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट किया जाता है कि इस कंपनी को वापस से अलाउ कर दिया गया है अपनी फैक्ट्री दोबारा खोलने को। पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 सितंबर को एक ऑर्डर दिया था इसको लेकर। इस ऑर्डर में लिखा गया कि जो प्रोडक्ट्स इस कंपनी के प्रोपिलीन ग्लाइकोल को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो बनाने की परमिशन नहीं देते, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने इस कंपनी को अलाउड है। ये केस भी इकलौता केस नहीं है दोस्तों, सिमिलर कहानी एक और कंपनी को लेकर देखने को मिलती है। सितंबर 2023 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में करीब 12 बच्चों की मौत हुई। इनमें से कुछ बच्चों की उम्र सिर्फ 2 महीने की थी, कोई 1 साल का था तो कोई 2 साल का था। इनकी मौत हुई क्योंकि इन्होंने एक ऐसी कफ सिरप पी जिसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल की बड़ी ज्यादा मात्रा मौजूद थी। इस कफ सिरप को बनाया गया था डिजिटल विजन फार्मा कंपनी के द्वारा, और जब टेस्टिंग कराई गई तो पता चला ये भी इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी दवाइयों में। इतने सारे बच्चों की मौत के बावजूद भी इस केस में एक चार्जशीट फाइल करने में 3 साल का समय लग गया। और इस आर्टिकल के अनुसार इस इंसिडेंट के 4 साल बाद भी किसी को गुनहगार नहीं ठहराया गया यहां पर। लेकिन इस इंसिडेंट से पहले इस डिजिटल विजन फार्मा कंपनी को कई सारी वार्निंग्स दी गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात के ड्रग रेगुलेटर्स ने कम से कम 16 अलग अलग वार्निंग्स दी थी इन्हें। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको ढेरों कंपनीज के मिल जाएंगे दोस्तों। दिसंबर 2023 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जब अलग अलग कफ सिरप सैंपल्स की टेस्टिंग करी तो पाया गया कि 54 फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जिनके कफ सिरप्स ने एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट फेल कर दिए। हमारे देश की काफी सालों से रेपुटेशन रही है कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड करके पुकारा जाता है, लेकिन पहले उन 3 कंपनीज ने इस रेपुटेशन को नीचे गिराया और फिर इन 54 कंपनीज के कफ सिरप सैंपल्स को जब एनालाइज किया गया तो उससे क्या असर पड़ेगा देश की रेपुटेशन पर। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि हमारी सरकार देश की फिक्र करती है, देश के लोगों की फिक्र करती है, तो डेफिनेटली उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा इन चीजों को लेकर। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को और स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करी होगी, ऐसे कानून पास किए होंगे जिससे कि दवाइयों की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। लेकिन नहीं, एक्चुअली में सरकार ने कैसे कानून पास किए? अगस्त 2023 के इस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को देखिए। बिल टू ईज पेनल्टीज फॉर लो क्वालिटी ड्रग्स पास्ड इन पार्लियामेंट। सरकार चाहती है कि अगर किसी कंपनी ने लो क्वालिटी की दवाइयां बनाई हैं तो उस पर जो पेनल्टी लग रही है वो पेनल्टी अब कम पैसों की लगे थोड़ी। जन विश्वास बिल कंपनीज के द्वारा किए गए माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने कहा कि ये गलत है, ऐसी चीजें डीक्रिमिनलाइज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लमैटिक बात थी कि सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 27D में जो चेंज लाई। अगर कंपनी लैब टेस्ट को फेल कर जाती है तो पहले उन्हें 1 से 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अब एक आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज ही काफी है, यानी कि पैसा दो और मामला रफा दफा करो। ग्लेनमार्क और सिप्ला इकलौती कंपनीज नहीं है जिन्होंने अपने लैब टेस्ट फेल किए और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा डोनेट किया हो। महाराष्ट्र के FDA ने 6 नोटिस इशू किए थे हेटेरो कंपनी को सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स के। इनमें से 3 इनकी रेमडेसिविर दवाई को लेकर थे और बाकी 3 एक एंटी फंगल दवाई, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई और एक इटबोर कैप्सूल थी। फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स हमें बताते हैं कि अगर कोई कंपनी इतनी वायलेशंस कर रही है तो इस कंपनी का बड़ी ही आसानी से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने चुपचाप इन खराब दवाइयों को वापस लिया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। उस वक्त तेलंगाना में पार्टी पावर में थी BRS। हेटेरो ग्रुप ने 120 करोड़ रुपए डोनेट किए BRS को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इवन जो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन थे उन्हें तो BRS ने राज्यसभा की सीट भी दे दी। महाराष्ट्र में 2022 में जब बीजेपी वापस पावर में आई तो इस कंपनी की 15 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स को इनकैश किया बीजेपी ने। घोटालों की लिस्ट देख रहे हो दोस्तों कितनी लंबी है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ फार्मा रिलेटेड कंपनीज की बात करी है। और बेशर्मी देखो प्रधानमंत्री मोदी की, जब उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि थोड़ी इम्परफेक्शंस हो गई थी। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। बहाना मारते हैं कि मोदी की वजह से पता चला कि किसको कितनी फंडिंग मिली। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्रेट पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका था और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और स्ट्राइक डाउन किया, उसी के बाद ही हमें पता चल पाया कि किसने किसको कितना चंदा दिया। सच बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहराया होता तो आपका तो बढ़िया चल रहा था वहां पर्दे के पीछे। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ध्रुव राठी ने ये जो सारी बातें बताई हैं उसका उसने खुद को ऑन नहीं किया कि ये मेरी रिसर्च नहीं है। उसने रिसर्च की, एंड पर बताया इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और 2-4 और बताया मिनट को इस तरह के बता रहे थे। तो अगर उन्होंने ये सारा रिसर्च किया जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो पहला बयान उन्होंने सुनाया है एक मिनिस्टर की हस्बैंड का, एक औरत के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये जो स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, ये सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं तो हिल गया था ये स्टेटमेंट सुन के। इतना ही बड़ा स्कैम हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए भाई। इस पर तो वाकई अब जो ध्रुव राठी की पहली बार वीडियो है वो देखनी पड़ी जस्ट नॉलेज के लिए कि क्या वाकई ये बातें सच है। अगर इस पर हमने एक श्याम शर्मा भाई की वीडियो देखी थी, उसमें श्याम शर्मा भाई ने इस ध्रुव राठी की वीडियो पर ही बात की थी, लेकिन वो सबूत इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबूत नहीं दे पाया कि यार ये झूठ बोल रहा है। बाकी उसने तमाम बातों को काउंटर किया था इस ध्रुव भाई का, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब बात आई थी ना तो उस पर उसने कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू कर दिए बताने को, उसने फलानी जगह पर फलाना करप्शन की, फलानी जगह पर फलानी करप्शन इतनी की। हालांकि ध्रुव भाई ने कांग्रेस की भी बताई है, पूरी लिस्ट बताई है, कांग्रेस की अलग बताई है कि कांग्रेस को इतने इलेक्टोरल बॉन्ड, इतने करोड़ का फायदा खरीदे बेचे, और जो दूसरा है अपना बीजेपी, उसने इतने करोड़ के खरीदे, और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा किसको हुआ? बीजेपी को। 18 करोड़ नहीं, वो मुख्तलिफ ना, सिपला अलग है, उसके बाद सिपला के बाद वो याद, आप नाम मुश्किल थे, सिपला मुझे याद रहा, एक और मतलब 4 कंपनी 3-4 उन्होंने फार्मा कंपनी का नाम लिया यार, खैर नाम तो जेन से निकलेगा। वीडियो पॉइंट्स इतने ज़्यादा थे, अब स्टैटिक्स भी मैं कोशिश कर रहा था कि स्टैटिक्स भी याद रखूं। तो एक जगह पर अगर 39 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है तो उसमें से 37 करोड़ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक किस्म चंदा सम के तौर पर। तो बहुत बड़ा वाकई अगर ये है, अगर फर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है जिसकी वजह से ये सारा स्कैम सामने आया है, तो अब इस पर सजाएं क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वाकई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं ना, छोड़ दें, बंद, चैप्टर क्लोज करें। पाकिस्तान वाकई ताड़ साहब ने एक वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर है ही क्यों? तो वही मेरा भी पाकिस्तान के बारे में नतीजा कि ये पाकिस्तान कैसे है दुनिया के नक्शे में? तो इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलता है, अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू ध्रुव भाई अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया, तो फिर क्यों उनको सजाएं, फिर क्यों नहीं? वो जेलों के अंदर होनी चाहिए ऐसी बात वाकई, क्योंकि हमारा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कोई कानून, कोई कुछ भी नहीं है। इंडिया का सब कुछ वहाँ पर अमल दरामद भी होता है और यकीनी बनाया। ये जो उज्बेकिस्तान के अंदर सिरप, कफ सिरप से मौतें हुई थी ना, ये उसको तो मैंने भी सुनी थी, ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि इंडियन मेड
कफ सिरप खांसी के सिरप की वजह से उसकी अस्पताल में इतने बच्चे मारे गए। ये उसको बड़ी वावेला उस वक्त भी हुआ था, ये 2019-20 की बात था। और एक और बात भाई बात की, वो कोरोना वायरस की मेडिसिन का नाम रेमेडी सर्व इस तरह का नाम ले रहा था कि वो, हालांकि WHO ने या WHO ने इसको करार दिया था, डिक्लेयर किया था कि ये इफेक्टिव नहीं है कोविड के लिए, लेकिन फिर भी बिकी क्यों? हाँ, अगर अब कोई भाई ध्रुव राठी को अच्छा नहीं समझता तो अच्छा ना समझने के पीछे वजूहत अगर बीजेपी पर वो हटी करता ना डायरेक्ट तो मान लेते, लेकिन उसने तो सारी पार्टियों को नंगा कर दिया। उसने कांग्रेस की बात की, उसने वो दूसरी पार्टी जहाँ जिसको जितना फायदा हुआ उसने उनकी भी, बल्कि वो तो पहले शुरू कांग्रेस से नीचे से करता था। लिस्ट में जब नाम आता था, कांग्रेस आती थी, कांग्रेस वो 2-4 पार्टी और भी आते थे, तो सबसे पहले दायरे की कांग्रेस पर लगाता था नाम, इधर बाद में बीजेपी पर जाता था। बिल्कुल उसने तो इससे मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल है। उसको ये जो उस पर इल्ज़ाम ही है कि ये वो बीजेपी के बारे, हालांकि उसका मैंने एक बयान भी सुना ध्रुव भाई का, उसने कहा कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तान को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, अगर इसके खिलाफ कहता हूँ, किसी के पास इसके अगेंस्ट सबूत है तो वो अपनी वीडियो बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है, सबूतों के साथ उसको काउंटर करें, काउंटर करना चाहिए। देखें गाली गलौज लोग सारे इस पर रिएक्शन नहीं करते, मैं तो ये हैरान। या काफी और भी जो है ना इस तरह के, उन्होंने इसको काउंटर नहीं किया। लोग सर नहीं, शाम करता है, ये शाम ज्यादातर, या वो रिजवान करता है, उसका कोई काउंटर उसका नहीं, फिर भी होता, लेकिन जो रिजवान का होता है वो बिल्कुल ही निकम्मा काउंटर होता है। रिजवान है ना, वो फेस टू फेस वाला, वो हंसते ही रहता है बस, वो तो डायरेक्ट हिट ही करता है, लेकिन सबूत वगैरह कोई नहीं देता। तो बात इलेक्टोरल बॉन्ड में सिर्फ एक फाइलें उसने खोली हैं फार्मेसी की, तो उसमें करोड़ों का, कहीं 35 करोड़ है, और ये अगर पाकिस्तान रुपये में देखें तो अरब रुपया बन जाता है, अरब से भी ज्यादा बन जाते हैं, 4 गुना करें ना तो ये तो बहुत ज्यादा है। एक अरब भी इंडिया में देखें कि ऐसा हो रहा है, ये हैरानगी हो रही है इस पर। वैसे ना आप जो दोस्त हमें देखते हैं, इस पर जो है ना, लोग सब बड़ा काउंटर माशाल्लाह अच्छा करते हैं, सबूतों सब करते हैं। वैसे आप भाई को कमांड क्यों नहीं करते? बिल्कुल उनको कहें कि इसको काउंटर करें। सारी बात है, ये इंडिया, अगर ये इंडिया के ये झूठ बोल रहा है, इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, तो इंडिया की छवि खराब कर रहा है, इमेज खराब कर रहा है, तो इसके खिलाफ काउंटर आलोक सर का बनता है, बिल्कुल सभी का बनता है, प्रूफ के साथ उसको गलत साबित करें। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे भाई को, दो देख रहे हैं लोक सर का चैनल देखने वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि लोक सर को रिक्वेस्ट करो इस पर, ये जो इतनी बार वीडियो, इसका मुंह कौन बंद करवाएगा? इसने 3 वीडियो पहले 2 बना चुकी हैं। सीरीज शुरू कर दी इसने, तो अब सीरीज शुरू कर दिया, अब ये फाइलें खोली है उसकी फार्मा की, न जाने अब और क्या करेगा। तो भाई ये देखें कि बाकी ये बात सही है, इसको सबूत के साथ काउंटर करना चाहिए। यार मुझे भी ऐसा लगता है कि वो उसको कोई जाती जो इशू को बीजेपी से नहीं है, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहा है। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरी कंट्री है भारत है। वो कहता है डिक्टेटरशिप की जब बात जो इससे पहले जो वीडियो आई है, वो कह रहा था कि जमहूरियत को बहुत ज्यादा खतरा है, और जो डिक्टेटरशिप है ना वो अभी है नहीं, आ रही है ऐसा, और अभी हमारे पास वक्त है इसको रोकने का, तो अब हम रोक सकते हैं इसको। तो यार वो गलत, मतलब उसको ऐसा क्यों करेगा? ना तो उसको कोई फंडिंग होती है किसी पार्टी से होती है, उसने खुद कहा कि किसी पार्टी से मैं पैसे लेता यार लोग सर को मैं कहता हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी वीडियो का, यार इसको काउंटर करें, नहीं तो ये मेरे ख्याल में बहुत काम खराब हो रहा है। बाकी अब मैं ही देख रहा हूँ, चाहे अगर है या नहीं है, तो अगर मैं ही देख रहा हूँ ना, तो मेरे से में जरूर ये सवाल उठा कि यार ये बातें तो सबूत के साथ कर रहा है, तो इसको अब किसी ने रोकना तो है। और सबूत भी देता हर रंग, पूरा होते ही सबूत है, खुद से बात ही नहीं कर रहा। वो तो सबूत इकट्ठे करता है और उस पर बात कर देता है, उसको सामने जो साबित करता है कि ये ऐसे, और हो भी मतलब कि यार हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा होता है तो दिल नहीं मान रहा कि वहां पर तो कानून की पासदारी की जाती है, हर अदारा कानून के तहत चलता, और सजा जो होती है वो दी जाती। पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान की तो हम बात नहीं करते, पाकिस्तान में तो कोई जो किसी पर कोई कानून लागू ही नहीं होता। जिसके पास पैसा है
उसी का सब कुछ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पाकिस्तान पर इस तरह फिट होता है। लेकिन इंडिया में तो भाई ऐसा नहीं होता। लेकिन ये देख कर थोड़ी सी हैरानगी हो रही, या हम नहीं हो रहा, हम इसमें गलत हैं, या हमें समझने में कोई मिस्टेक हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। या तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। हमारा इसमें नॉलेज नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम बिला वजह इंडियन पार्टीज पर या स्पेशली बीजेपी पर जिस तरह ये दिल खोल कर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट अगेन आलोक सर से है कि इस पर काउंटर जरूर करें। काउंटर करने वाला है, बनता है। मिलता है नई वीडियो में नया टाइम साथ। गॉड ब्लेस यू।